नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके चैनल निराला एडू पॉइंट में। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 के आर्ट्स विषय का इतिहास का चैप्टर नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर आगे के जितने प्रश्न हैं उन सभी का उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 तक का वीडियो पहले ही अपलोड हो चुका है, अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप चेक कर लीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? विभाजन के खिलाफ महात्मा गांधी की दलील क्या थी? मतलब कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था तो उस समय गांधी जी का क्या ओपिनियन था, मतलब गांधी जी क्या विचार रखते थे, तो यही प्रश्न है। चलिए आंसर देखते हैं इसका क्या है। विभाजन के खिलाफ महात्मा गांधी की दलील निम्नलिखित है, किस प्रकार से है तो देखिए। विभाजन के खिलाफ महात्मा गांधी यह दलील देते थे कि विभाजन उनकी लाश पर होगी। मतलब गांधी जी कभी नहीं चाहते थे कि विभाजन हो, ये विभाजन के कट्टर विरोधी थे। मतलब गांधी जी चाहते ही नहीं थे कि भारत का विभाजन हो, और वो सही चाहते थे। अगर भारत का विभाजन नहीं होता भारत पाकिस्तान का, तो आप समझ सकते हैं कि लाखों माँ अपने संतान को नहीं खोती, लाखों औरतें विधवा नहीं होती, लाखों बच्चे अनाथ नहीं होते। जैसा कि आप देखते हैं भारत पाकिस्तान के विभाजन के साथ ही जम्मू कश्मीर का मामला फंस गया, और उसका नतीजा जो है अभी तक हमारे जवानों को हमारे देश के जवान शहीद देकर चुकाते हैं। तो कहीं ना कहीं विभाजन बहुत ही खतरनाक था, और जिस समय विभाजन हुआ था उस समय भी बहुत मार काट और बहुत हिंसात्मक गद्दार हुआ था। चलिए देखते हैं और क्या लिखा है। देखिए यहाँ पे, महात्मा गांधी को विश्वास था कि वे देश में धीरे धीरे सांप्रदायिकता को पुनः स्थापित हो जाएगी। मतलब कि देश में जो हिंदू मुस्लिम में जो अभी टकराव की भावना है ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसा ही रहेगा, धीरे धीरे फिर हिंदू मुस्लिम आपस में मिल जाएंगे। मतलब सांप्रदायिकता की जो भावना है वो ख़त्म हो जाएगी, इसलिए विभाजन की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा गांधी जी मानते थे और सही मानते थे। भारत के लोग घृणा और हिंसा का रास्ता छोड़ देंगे और सभी मिलकर दो भाइयों की तरह आपस में समस्याओं का निदान कर लेंगे। मतलब ये दो भाइयों कहने का मतलब हिंदू मुस्लिम दोनों एक साथ मिल जाएंगे। यह मानते थे कि वे कौन? गांधी जी मानते थे कि अहिंसा, शांति, सांप्रदायिकता, भाईचारे के विचारों को हिंदू और मुसलमानों दोनों मानते हैं। मतलब दोनों इस बात को मानते हैं, हिंदू और मुसलमान दोनों चाहते हैं कि यह सत्य और अहिंसा का यहाँ पे विजय हो, शांति हो, है ना। सांप्रदायिकता के विचार को सब चाहते हैं छोड़ना। तो इस प्रकार धीरे धीरे वो आपस में घुल मिल जाएगी। तो गांधी जी का यही ओपिनियन था, गांधी जी यही विचार रखते थे कि जो विभाजन है ना ये बिल्कुल ही सही नहीं है, विभाजन होना हमारे देश का दुर्भाग्य है, ऐसा गांधी जी मानते थे। और गांधी जी को ऐसा लग रहा था कि आने वाले कुछ समय में धीरे धीरे ये ख़त्म हो जाएगी, परंतु यह इसका उग्र रूप ले लिया। और मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे वो जो है ना इसमें मतलब कि आग में घी डालने का काम कर दिया, और इस प्रकार से भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। एक बहुत ही दुखद घटना है। चलिए, अगर आप यह क्वेश्चन 5 नंबर में पूछता है तो आप इतना नहीं, ये क्वेश्चन कुछ और भी जोड़ लीजिएगा, इसको भी जोड़ लीजिएगा, ठीक है, इसको भी समझ लीजिए। उन्होंने हर जगह हिंदू मुसलमानों से शांति बनाए रखने का, आपस में परस्पर प्रेम और एक दूसरे की रक्षा करने का अनुरोध किया। गांधी जी जहाँ भी जाते थे हिंदू को मुस्लिम के प्रति और मुस्लिम को हिंदू के प्रति एकता और प्रेम की भावना को जागृत करते थे। गांधी जी यह स्वीकार करते थे कि सैकड़ों साल से हिंदू मुस्लिम इकट्ठा रहते आ रहे हैं, तो यहाँ पर उनका वेशभूषा धीरे धीरे एक जैसा हो गया है, खान पान भी एक जैसा हो गया है। धीरे धीरे वे सब कुछ आपस में भूल जाएंगे और एक दूसरे के सुख दुख में हिस्सा लेंगे। मतलब कि दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। परंतु गांधी जी का यह सोच काश हो जाता अगर, तो आज हमारा जो भारत है आज ऐसा नहीं होता और भारत और ज़्यादा विकसित हो चुका होता। जरा सोचिए, जितना पैसा सरकार जो है ना हम लोगों के विकास के लिए खर्च नहीं करती है, उतना पैसा तो भारत और पाकिस्तान के सीमा पे खर्च कर देती है। और भारत पाकिस्तान नहीं हुआ होता तो उतना पैसा तो बच जाता, और उतनी जानें जो जाती है दिन प्रतिदिन वो जान तो बच जाती, तो हमारा देश एक बहुत ही खुशहाल देश होता। चलिए, जो होनी था तो हो गया। गांधी जी के विचारों का सब हनन कर दिया, गांधी जी को कोई बात माने नहीं। और आप जानवे करते हैं कि एक सिर फिरे हिंदू ने ही महात्मा गांधी को प्रार्थना सभा में जाते समय गोली मार दिया, जिसका नाम था नाथूराम गोडसे। चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन 5। विभाजन को
देखिए विभाजन जब भी कहेंगे ना तो आप समझ जाइएगा कि भारत पाक विभाजन, ठीक है। ऐसे विभाजन तो बहुत सारे हुए थे, परंतु आपके पाठ में जब विभाजन आता है, आपके एग्जाम में जब विभाजन आएगा तो समझ जाइएगा कि भारत पाक विभाजन यानी कि भारत से जो पाकिस्तान अलग हुआ था उसी के बारे में बात हो रही है। तो विभाजन को दक्षिण एशिया के इतिहास में एक ऐतिहासिक मोड़ माना जाता है। क्यों? देखिए विभाजन तो पहले भी हुआ था, बहुत सारे विभाजन होते रहते थे, परंतु यह विभाजन इतना व्यापक हिंसात्मक था कि व्यापक हिंसात्मक मतलब इतना मार काट हुआ था कि दक्षिण एशिया के इतिहास में इसे एक नए ऐतिहासिक मोड़ के रूप में देखा गया। मतलब कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन इतना ज़्यादा मार काट के साथ हुआ ना कि पूरे एशिया में इसका मतलब एशिया के इतिहास में इसका नाम जो है ना आ गया और बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया। ये मतलब कारण है कि स्वाभाविक है, गलत था, बहुत ही ज़्यादा हिंसा हुआ था, मारकाट हुआ था, तो फेमस हो ही जाएगा ना। विभाजन के दौरान हिंसा के अनेक बार हिंसा उत्पन्न हुआ। दोनों संप्रदायों के नेता इतने भयंकर दुष्परिणामों की आशा भी नहीं कर सकते थे। न तो हिंदू पक्ष के लोग जानते थे कि इतना भयावह परिणाम होगा और न ही मुस्लिम लोग जानते थे। अगर जानते तो इतना हिंसा करते ही नहीं। इस विभाजन के दौरान भड़के सांप्रदायिक दंगों के कारण लाखों लोग मारे गए, मतलब लाखों लोग मारे गए और कितने लाख लोग बेघर हो गए, कितने बेटा अनाथ हो गए, कितनी माँ विधवा हो गई, कितनी बहनों का सुहाग उजड़ गया, कोई ठीक नहीं है। इतना ज़्यादा इसमें क्षति हुआ था, जान और माल दोनों की क्षति हुई थी। तो विभाजन कहीं ना कहीं बहुत ही खतरनाक था और इसी कारण से यह जो था ना पूरे दक्षिण एशिया के इतिहास में अपना एक छाप छोड़ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित पर लघु निबंध लिखिए। मतलब कि ये प्रश्न है ना, इस सब पर आपको निबंध लिखना, मतलब कि इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताना है और ये क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो 5 नंबर में ही पूछेगा। चलिए प्रश्न क्या है, ब्रिटिश भारत का बंटवारा क्यों किया गया? ब्रिटिश भारत का बंटवारा क्यों किया गया? मतलब कहने का मतलब ये है कि जब हमारा देश गुलाम था तो उसको हम लोग क्या कहते थे, ब्रिटिश भारत। मतलब ये भारत किसका था? ब्रिटिशों का था। सोच लीजिए, ब्रिटिश भारत उसका नाम दे दिया गया। अजीब लग रहा होगा सुनने में थोड़ा सा, ब्रिटिश भारत। मगर क्या कीजिएगा, हम लोग गुलाम थे, उपनिवेशवाद का शिकार हो गए, हम लोग उपनिवेश हो गए। किसका? ब्रिटिश का। यहाँ पर वो लोग व्यापार करने के बहाने हम लोगों पे राजे कर लिया, समझ रहे हैं ना, और इस तरह से शोषण किया कि आज तक उसका हम लोग परिणाम भुगत रहे हैं। चलिए तो ये आखिर बंटवारा क्यों किया? देखिए ब्रिटिश जो था ना, अंग्रेज, वो बहुत ही शातिर था। वो क्या था उसको खुद पता नहीं था, तो हम लोग क्या समझेंगे। और हम लोग उतना छल कपट जानते ही नहीं थे, सीधे साधे नॉर्मल लोग, भारत के लोग सच्चे सीधे। अब तो अगर आप ब्रिटिश आएगा तो यहाँ के बच्चा सही उसको बेच के खा जाएगा, समझते हैं ना। अब तो बच्चे इतना तेज हो गया है कि उसको ब्रिटिश को बेच के खा जाएगा। चलिए खैर, हम लोग के पूर्वज लोग बहुत ही सीधे साधे थे, उसी का नतीजा ये हुआ कि हम लोग गुलाम हुए। चलिए सीधे साधे थे तो आज़ादी भी तो उन्होंने दिलाया ना, मगर बहुत सारे बलिदानों के बाद आज़ादी मिली थी। चलिए यहाँ पे पॉइंट क्या है कि आखिर वो बंटवारा हुआ क्यों था। देखिए ब्रिटिश भारत के बंटवारा का जो कारण था वो कारण हम लोग समझने जा रहे हैं। मतलब कि भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था उसका कारण जान रहे हैं हम लोग। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति हुई, आप जानते हैं, और विश्व इतिहास में एक उल्लेखनीय घटना थी, बहुत ही उल्लेखनीय घटना थी। किसी के लिए हो या ना हो, हमारे लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी कि लाखों मतलब लोगों के प्रयास के बाद ये ऐसा दिन देखने को मिला कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया। अंग्रेजों ने भारत को स्वतंत्र कर दिया, ठीक है। उसे दुर्बल बनाने के लिए दो भागों में बांटा, भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया। मतलब अंग्रेज जाते जाते भी अपना एक कूटनीति जो है ना छोड़ दिया, एक कूटनीति जो है ना अपना लिया। क्या कि भारत और पाकिस्तान को क्या किया गया कि अलग, भारत को 2 भागों में बांट दो ताकि भारत कमज़ोर हो जाए। मतलब छोटा को इतना बेहुदा और इतना संकीर्ण सोच वाला था ब्रिटिश, समझ सकते हैं अंग्रेज लोग, कि पूरा पैसा तो चूस ही लिए, प्लस में हमारे जब जा भी रहे थे तो कल्याण करके नहीं गए, समझ रहे हैं, उसको भी फंसा के गए कि लाखों लोग मरे, मार काट में हो, चाहता ही यही था। और गांधी जी भारत का विभाजन बिल्कुल नहीं चाहते थे, गांधी जी देश के हित में चाहते थे। देश का विभाजन होने का प्रमुख कारण इस प्रकार से था, और कुछ कारण थे। सबसे पहला नंबर कारण क्या था? अंग्रेजों का षड्यंत्र। अंग्रेज जो है ना षड्यंत्र करते थे, मतलब क्या है, साजिश कर रहे थे। भारत का विभाजन अंग्रेजों का षड्यंत्र का परिणाम है।
उन्होंने भारत को दुर्बल बनाए रखने के लिए उसका विभाजन किया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से अंग्रेज जान गए थे कि भारत में अब ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकते, उसे छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने एक योजना बना ली, यदि भारत को स्वतंत्र करना है तो उसे विभाजित कर दिया जाए। मतलब भारत को स्वतंत्र करना है तो उसको विभाजित करके छोड़ेंगे, मतलब कि इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, इसका पूरा जो भी बचा हुआ है उसको भी मार काट के ख़त्म करवा के आपस में लड़वा के छोड़ेंगे। अंग्रेज तो ऐसे भी जानबे करते हैं, जब आया तभी ये डिवाइड एंड रूल का नीति अपना लिया। और राजा राजा में लड़वा के, राजा एक राजा को दूसरे राजा से लड़वा के आपने खूब मज़ा मारा ये। उसके बाद ऊपर से क्या किया, जितना धन संपत्ति आर्थिक रूप से भी शोषण किया। आर्थिक क्या, आर्थिक राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक जितना कह सकते हैं ना, सारे शोषण कर लिया वो। और फिर भी जी नहीं भरा तो जाते समय भी क्या किया, षड्यंत्र करके हिंदुस्तान को 2 भागों में बांट दिया और इस तरह से विभाजन का एक मुद्दा छोड़ दिया। दूसरी नंबर बात क्या थी, मुस्लिम लीग की स्थापना। अंग्रेजों से प्रणीतता तथा संरक्षण पाकर मुसलमानों ने अपने हितों की रक्षा के लिए सन 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की। अंग्रेज का सहारा पाकर मुसलमान क्या किए थे, यहाँ के मुसलमान लोग मिलकर मुस्लिम लीग की स्थापना की है सन 1906 ईस्वी में। मतलब मुसलमानों का एक ग्रुप बन गया। उन्होंने अपने हितों की रक्षा के लिए अंग्रेजों के भक्त बने रहे, मतलब कि अंग्रेज का भक्त बने रहे। मार्ले मिंटो सुधार में मुसलमानों को अलग से प्रतिनिधि चुनने का अधिकार देकर सांप्रदायिकता का विकास किया। मतलब कहने का मतलब क्या था कि अंग्रेज भी सोचा कि चलो भाई अब देश पर शासन करना है तो कोई ना कोई तो साथ देगा तभी तो होगा, और फूट डालेंगे तभी तो होगा। चलिए मुसलमान तो ऐसे भी हमारा साथ दे ही रहा है, ठीक है। तो वो क्या किया, मुस्लिम लीग को अपने तलवों के नीचे रखने लगा। और ये लोग भी, मुसलमान लोग भी सोचा था कि चलो हम उसका संरक्षण पाकर कुछ ना कुछ तो भाई करिए लेंगे। अच्छा ना है कि भाई हमको जो भारत पर राज्य कर रहा है तो क्या हम पर नज़र फेर देगा तो अच्छा है। मतलब यूँ कहिए कि गुलामी करना शुरू कर दिया, चापलूसी करना शुरू कर दिया, उसके अंडर में रहना शुरू कर दिया। कौन, मुस्लिम लीग, समझ गया। और देखिए इस प्रकार से मतलब कि पहले ही से फूट डालना शुरू कर दिया था। आप समझ सकते हैं कि अंग्रेज को जैसे ही भनक लग गया कि भाई भारत में अब हमारा सिक्का नहीं जम सकता है, अब हमको भारत छोड़ना पड़ेगा, तभी वो रणनीति बना लिया कि चलो भाई अब क्या करते हैं कि इसमें कुछ फूट डालने का काम कर देते हैं, हिंदू मुस्लिम को ही आपस में लड़ा देते हैं। और इसीलिए उसने क्या किया, भारत पाक विभाजन का जो नींव जो है ना वो डाल दिया। कैसे, तो मुस्लिम लीग का स्थापना करके मुस्लिम लीग का स्थापना कर दिए। हालांकि अंग्रेज नहीं किया था, मतलब उसी के संरक्षण में हुआ था, समझ रहे हैं ना। तीसरा पॉइंट है कांग्रेस को दुर्बल नीति। कांग्रेस का जो नीति था ना, कांग्रेस कहने का मतलब क्या, भारत में जानबे करते हैं आज़ादी के समय में कांग्रेस का पार्टी का महत्वपूर्ण भूमिका था। कांग्रेस वही कांग्रेस जो अभी है वही कांग्रेस है, बट कांग्रेस के नेता, कांग्रेस तो पार्टी ना हुआ, नेता ना बदलता रहता है, पार्टी थोड़ी ना बदलता है, पार्टी का नाम तो वही है ना। और इसके तो कांग्रेस की दुर्बल नीति जो थी ना, दुर्बल थी। कांग्रेस ने लीग को प्रसन्न रखने के लिए उसकी अनुचित बातों को मानकर उसे बढ़ावा दे दिया। कांग्रेस क्या किया, थोड़ा सा लूजपन दिखा दिया। क्या कि मुस्लिम लीग जो भी शर्त रखता था, मुस्लिम लीग जो भी शर्त रखता था उसको मानते चला गया। इसलिए कि सोचा कि भाई 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 रहेंगे तो आपका बात मान लेंगे तो हाँ हमारा पक्ष में रहेगा। परंतु मुस्लिम लीग तो जानबे करते हैं किसका षड्यंत्र था, अंग्रेजों का षड्यंत्र था। अंग्रेज खुद अपने अंडर में रखा हुआ था उसको। मगर हम लोग भी मतलब कांग्रेस कहेंगे ना तो समझ आ जाएगा हिंदू वाला पार्टी, और जब भी कहेंगे मुस्लिम लीग तो समझ आ जाएगा मुस्लिम वाला पार्टी। तो ये उसको बढ़ावा देने लगा, कौन, कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग को। सन 1916 में कांग्रेस ने लखनऊ समझौते के अनुसार मुसलमानों को अलग प्रतिनिधित्व को स्वीकार करके भारत में संप्रदायवाद को स्वीकार कर लिया। ये सन 1916 का जो लखनऊ समझौता हुआ था ना, ये बहुत खतरनाक हुआ था। इसमें मुसलमानों को अलग प्रतिनिधित्व देने का स्वीकार कर लिया गया। कांग्रेस इस बात को स्वीकार कर लिया कि अब मुसलमानों को भी अपना प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है। तो कहीं ना कहीं इससे क्या हुआ, मुसलमानों का और हौसला बढ़ गया, मतलब कि मुस्लिम लीग का हौसला और ज़्यादा बढ़ गया। इसके बाद खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन में शामिल कर लिया गया। अब जानते हैं कि खिलाफत आंदोलन का जो अगुवाई है, मतलब उसका जो मेन नेता है गांधी जी बने, ठीक है। और असहयोग आंदोलन जब गांधी जी किए उसको उसमें शामिल कर लिया गया। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। CR योजना में
लीग को अधिक रियायत देना कांग्रेस की दुर्बल नीतियों का परिणाम था। मतलब हर जगह पे कांग्रेस को सीआर योजना था, एक योजना था, उस योजना में भी मतलब कि मुस्लिम लीग को विशेष अधिकार दिया गया। अब बताइए, हर जगह पे मुसलमानों को विशेष अधिकार दिया जा रहा था। इससे जिन्ना को विश्वास हो गया कि कांग्रेस उसकी मांग का विरोध नहीं करेगी। अब जानबे करते हैं, बच्चा का हर बात आप मानते रहिएगा ना, तो बच्चा आपके सिर पर बैठ कर तांडव करेगा। बच्चा कहेगा कि चॉकलेट खरीदिए, चॉकलेट खरीद दीजिएगा, कहे बिस्कुट खरीदिए, बिस्कुट खरीद दीजिएगा, आइसक्रीम बनाएगा, कहे आइसक्रीमो खरीद दीजिएगा, फिर समोसा बनाएगा तो कहे समोसा खरीद दीजिएगा। तब बार बार वो इतना ना आपको परेशान करेगा कि आपको कंगाल बना देगा वो। माने एक लिमिट होता है भाई। तो आप जो मोहम्मद अली जिन्ना का जो पार्टी था मुस्लिम लीग, तो उसको इतना ना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर, मतलब उसको उतना ना ज़्यादा छूट दे दिया कि वो फूल कर बेंग हो गया। वो सोचना समझ गया जिन्ना कि भाई अब जो है ना, हम कोनो बात कहेंगे तो ये जो है ना कांग्रेस पार्टी विरोध नहीं करेगा, हमारी बात तो मानवे करेगा। ये बात वो समझ गया, मतलब उसको नस को पकड़ लिया कि भाई हम जो बात कहेंगे वो मानेगा अब कांग्रेस। इसीलिए वो फूल कर बेंग हो गया। और वो पहले से समझ गया था कि भाई जैसे आज़ाद होगा ना भारत, हम अपना एक देश का मांग कर देंगे, मोहम्मद अली जिन्ना, और किया भी यही। अगला चौथा नंबर, अंतरिम सरकार की असफलता। अंतरिम सरकार में कांग्रेस की बहुमत था, लेकिन लीग उसके प्रत्येक काम में बाधा डालती थी। देखिए, जब अंत में देश आज़ाद हो गया तो उसके बाद जो सरकार बनी, उसमें मैंने सरकार का जब चयन हो रहा था तो लीग उसमें कांग्रेस की बहुमत थी। मतलब कि दो तरह की पार्टियां ही थी देश में, अपने देश में मुख्यतः, एगो मुस्लिम लीग, एगो था कांग्रेस। तो कांग्रेस का बहुत बड़ा विजय मिला। इसे देश के रचनात्मक कार्यों की अपेक्षा रक्तचाप और दंगों के बढ़ावा मिला। मगर उस जब भी काम अच्छा करने जाता था कांग्रेस, तो उसके बीच में कांग्रेस थी मुस्लिम लीग टांग अड़ा देता था। और टांग अड़ाने से क्या था, मारकाट, जो अच्छा विकास के काम में भी मारकाट होने लगा। अंतरिम सरकार के सफलता से यह स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिलकर कार्य नहीं कर सकते हैं। मतलब कि ये दोनों साथ में रह के काम नहीं कर सकते हैं, और कहीं गृह युद्ध न छिड़ जाए, मतलब कि आपस में ही लड़ाई न हो जाए। इसीलिए यह आवश्यक था ताकि बुराई के रूप में गांधी जी को तथा अन्य राष्ट्रीय नेताओं को विभाजन स्वीकार कर लिया जाए। मतलब कि गांधी जी लोगों को विवश हो गए कि भाई अब तो कोई उपाय है ही नहीं, क्योंकि हम गांधी जी जितना चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम को एक कर दे, उतना ही ज़्यादा भड़काव हो जाता था। हालांकि गांधी जी भड़काते नहीं थे, भड़काता था कौन, मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग के जो पार्टी के जो लोग थे। कांग्रेस हमेशा सही से माने सही करने वाला था, पर प्रॉब्लम क्या था कि उसमें टांग अड़ा देता था कौन, मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग हमेशा आके उसमें डिस्टर्ब करता था। इसीलिए अब गांधी जी को भी एहसास होने लगा कि कहीं ना कहीं विभाजन कर देंगे तो कहीं से मसला। गांधी जी हालांकि विभाजन के पक्ष में रहे ही नहीं, और लोग, ये कांग्रेस के जो नेता लोग थे ना, वो लोग मान गए कि भाई विभाजन करना हमारी मजबूरी है, अब मानना ही पड़ेगा। पांचवा नंबर पॉइंट क्या था कि हिंदू मुस्लिम के दंगे। अंग्रेजों से बढ़ावा पाकर मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग को पूरा करने के लिए देश भर में हिंदू मुस्लिम दंगे करवाए। मतलब मुस्लिम लीग क्या करने लगा कि हिंदू से ज़बरदस्ती झगड़ा का मूल लेने लगा। और ये जो इसके पीछे किसका हाथ था, आप समझ सकते हैं, कुटना बाबा। कौन कहे कुटना बाबा यहाँ पे, अंग्रेज का मेन हाथ था। और अंग्रेज चाहता ही यही था कि भाई दोनों को लड़वा दें। बंगाल और पंजाब में तैमूर और नादिर शाह के अत्याचारों की याद एक बार फिर से ताज़ा हो गई। जैसे जिस तरह से बंगाल और पंजाब में नादिर शाह नामक एक लुटेरा आया था। नादिर शाह के सुनते हैं कि नहीं? नादिर शाह वही लुटेरा था जो मुग़ल सम्राट में आकर क्या किया था, पूरे जितना भी मुग़ल साम्राज्य का जितना भी देखते हैं रत्न, सोना चांदी जवाहरात, सबको लूट के ले गया था, है ना। तो उस समय क्या किया था, जो मुग़ल शासक थे उसको क्या किया था, मयूर सिंहासन बनवाया था शाहजहाँ, है ना। मयूर सिंहासन में ही ना वो हीरा था, कौन हीरा था, कोहिनूर हीरा। हाँ, तो कोहिनूर हीरा को भी नादिर शाह लूट के ले गया। मयूर सिंहासन अपना बैठने के लिए जो सिंहासन बनाया था सोना का, उसको भी लूट के ले चला। जितना सोना चांदी का खजाना मिला सबको लूट के ले गया था कौन, नादिर शाह। उसी प्रकार से पंजाब में जैसे तैमूर आकर जो तैमूर लंग समझते हैं कौन, वही बाबर के बाबा, बाबर के पापा, इनका नाम था तैमूर लंग। तो उसको उस सब जितना तबाही मचाया था ना पंजाब में और यहाँ पे हिंदुस्तान में, वही तबाही का माहौल जो है ना यहाँ पे बन गया था हिंदू और मुसलमानों के आपसी टकराव से। अब समझ सकते इतना ज़्यादा टकराव होने लगा कि यहाँ के नेता लोग घबरा गए कि यहाँ पे बेकसूर लोग को खून बहाया जाने लगा। मुस्लिम लीग की मांग थी कि भाई अब हमको पाकिस्तान को दो, हम अलग देश बनाएंगे। और इस तरह से आप देखा कि भाई मार काट को रोकना है तो बंटवारा होना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से बंटवारा हुआ था।
बहुत दुखद स्थिति था ये। क्या करिएगा, दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं था दूसरे लोगों के पास। मगर गांधी जी और जो बुद्धिजीवी लोग थे वो कभी नहीं चाहते थे कि देश का बंटवारा हो, क्योंकि देश का बंटवारा होने से कमज़ोर हो जाएगा देश। और अंग्रेज का ये जो नीति था डिवाइड एंड रूल का, वो पहले से भी था और जाते जाते भी इस नीति को वो चोट्टा जो है ना हम लोगों पर थोप कर गया। और इसमें भी ये मुस्लिम लीग के जो नेता सब थे वो सब पूरा सहयोग किया, मतलब कि पूरा रूप से दंगा फैलाने का काम किया चुट्टा सब। अब तो अब जहिया से दंगा फैलाना शुरू किया उस समय से लेकर अभी तक देखते हैं आतंकवादी के रूप में अभी भी वही काम कर रहा है। मतलब जब भी नाम आता है नक्सलाइट का, जब भी नाम लेते हैं आतंकवादी तक करता है, किसका चेहरा आता है? जरूर कोई पाकिस्तानी और मुसलमान का चेहरा आने लगता है। क्यों? आखिर जन्मे से माने उसका प्रचार इस प्रकार से हुआ। क्या कीजिएगा, देख न रहे हैं कि वो मुस्लिम लीग की स्थापना से ही वो सब ऐसे करने लगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, बंटवारे के समय औरतों के क्या अनुभव हो रहे थे? भाई बंटवारा के समय में औरत को कैसा अनुभव हो रहा था, ये प्रश्न है। ऐसा प्रश्न है कि पूछिए मत। देखिए बंटवारे के दौरान औरतों को अनेक दर्दनाक कष्टों का सामना करना पड़ रहा था। अनेक दर्दनाक कष्टों को अनेक विद्वानों और इतिहासकारों ने इस दर्द को महसूस किया है। अनेक औरतों का बलात्कार हुआ, उन्हें अगवा कर लिया गया। हिंदू के लड़कियों को, औरतों को अगवा कर लिया था। अगवा करने का मतलब किडनैप कर लिया गया और उसे बार बार बेचा खरीदा गया, मतलब कि उसको वेश्यावृत्ति में डाल दिया गया। मतलब कि हिंदू के औरतों को मुसलमान लोग वेश्यावृत्ति में डाल दिए और मुस्लिम के लोगों को हिंदू जो है ना वो वेश्यावृत्ति में डाल दिए। मतलब कि एक दूसरे पर अब देखिए कर, अब ये भी हम कह रहे हैं ना हिंदू मुस्लिम का कर रहा था, मुस्लिम हिंदू का, तो ये भी परफेक्ट नहीं है क्योंकि अब कौन कर रहा था इस समझ में नहीं आता था। ठीक है, औरतें अजनबियों के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए विवश हो गई। औरतों को जब विभाजन हो रहा था तो कितनी औरतें कहीं पे छूट गई, कहीं पे रह गई। आप इसका झलक देखना चाहते हैं तो सनी देओल का एक मूवी है गद्दर एक प्रेम का था, उसको देखिएगा। उसका लगभग आधा घंटा का जो सीन है शुरू वाला, उसको देखिएगा तो आपको एहसास हो जाएगा कितना दर्दनाक स्थिति था। आप देख के दंग हो जाइएगा। उसमें पूरा रियलिटी टाइप का बनाया हुआ है, परंतु पूरा मूवी नहीं देखिएगा, अभी एग्जाम नज़दीक में है। एग्जाम हो जाएगा तो देख लीजिएगा पूरा मूवी। अभी फिलहाल हम समझने के लिए बताए हैं दृश्य। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इतना खतरनाक स्थिति हो गया कि पूछिए मत। अब क्या हुआ, देखिए भारत और पाकिस्तान की सरकार इंसानी संबंधों को बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था। न तो भारत की सरकार इंसान को समझ रहा था और न ही पाकिस्तान की सरकार समझ रहा था इंसान को। अनेक औरतों को नए परिवार से निकालकर पुराने परिवारों में भेजने का निश्चय किया गया। समझ गए? इस संबंध में उनके साथ कोई सलाह नहीं ली गई। औरतों से कभी पूछा ही नहीं गया कि आप किसके साथ रहिएगा। उसको जहाँ भेज दिया गया जिस औरत को उसी के साथ रहना है, आप क्या कीजिएगा। ऐसा विभाजन हो गया था। लगभग 30,000 औरतों की बरामद किया गया और उन्हें भारत या पाकिस्तान भेज दिया गया। 30,000 औरत को इसी तरह से कि जहाँ मन हुआ वहाँ भेज दिया, हमारा भारत या पाकिस्तान में भेज दिया गया। कई औरतों ने उस हिंसा में भरे वातावरण में अपनी इज्जत की रक्षा करने के लिए अथक प्रयास किया, परंतु निष्फल प्रयास किया। उसमें उसका इज्जत आबरू का कोई रक्षा नहीं हो पाया। जो जहाँ पर है वहीं पर चुचक्का चोर डाकू लोग वहीं पर बलात्कार रेप का अंजाम देते थे। अब सोचिए कि बंटवारा हो रहा है, जहाँ मार काट हो रहा है, हिंदू मुस्लिम पर अटैक कर रहा है, मुस्लिम हिंदू पर अटैक कर रहा है। मतलब उस मार काट की स्थिति में औरतें जान बचा के इधर छुपी हुई है, उधर छुपी हुई है और चक्का से उसका मौका का फ़ायदा उठा रहा है, उसको सरेआम बलात्कार करके उसका मर्डर कर रहा है। तो समझ, ऐसा स्थिति हो चुका था। समझ गया? देखिए पुरुष भी अपनी बीवी बेटी बहन को अपने शत्रु के नापाक इरादों से बचाने के लिए उसे हत्या कर देते थे। कितना पुरुष क्या करते थे, अपना ही बीवी, अपने ही माँ, अपने ही बहन को हत्या कर देते थे, मार देते थे। जानते काहे लगी? क्योंकि एक घर में घेराए हुआ है। अब एक घर में 5 गो हिंदू भाई, ठीक है, और उसमें उसकी 10 गो 5 गो स्त्री हैं, उसको बहन है, माँ है, बीवी है, कोई है, ठीक है। अब बाहर मुसलमान सब जो है घेरे हुआ है। तो अब बताइए उस हिंदू परिवार के जो पुरुष है वो क्या करेंगे? वो जानते हैं कि उधर बाहर जाएंगे तो हम हार जाएंगे, हम पकड़े जाएंगे, हमको मारा जाएगा। हमको तो मारा जाएगा, हमारे बीवी और बहन को क्या किया जाएगा? हमारे बहन और बीवी के साथ बलात्कार दुष्कर्म किया जाएगा। तो उससे अच्छा है कि दुष्कर्म करेगा, उससे अच्छा इसको हम ही मार देते हैं। तो खुद से भी मार दिया गया। मतलब इतना खतरनाक स्थिति है ना, जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके आंखों से आंसू टपक जाएंगे। ऐसा खतरनाक स्थिति हुआ। तो समझिए
खालसा गांव की घटना, पंजाब में खालसा गांव की घटना है कि 90 औरतें कुआं में कूद कर जान दे दिया। क्या करेगा बेचारी वो, उसका जो इज्जत आबरू पर मतलब रक्षा करने वाला कोई नहीं था वहाँ पे बाहर हमला कर रहा था। और ये हम बता रहे हैं हिंदू का ही नहीं, कहीं कहीं पर मुसलमानों को भी यही हाल था, मुसलमानों की बहू बेटियों का भी तो यही हाल था, उसको भी कहाँ छोड़ा जा रहा था, वहाँ पे भी वैसे ही स्थिति था, समझ गए। तो वो सब भी कुएं में कूद कूद कर जान दे रही थी, कहीं मर रही थी, कोई अपना ही परिवार के औरतों को मार दे रहा था ताकि दूसरे के हाथ में न लगे, हम इसकी इज्जत आबरू को खराब हो, उससे अच्छा है कि पहले ही मर जाइए, है ना। संभवतः पुरुष और औरतों को ऐसा करने के लिए उस्काते थे प्रतिवर्ष। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि और कुछ पुरुष भी औरतों को ऐसा करने के लिए उस्काते थे कि जाओ तुम मर जाओ, कुआं में कूद जाओ, आग लगा लो, इस तरह का मतलब उस्काते थे। क्या करेंगे वो, क्योंकि उसकी रक्षा करने में वो असमर्थ पा रहे थे। अरे दंगा छोटा मोटा थोड़ी नहीं था, जहाँ निकलिए आप घर में ही रहिए, कुछ आयल बताइए, बाहर निकलिएगा तो मारे जाइएगा, तो कै दिन तक घर में रहिएगा बताइए तो ज़रा, बाहर निकलिएगा तो कोई ठीक नहीं, जिंदा वापस आइएगा कि नहीं आइएगा। आप मान लीजिए अपने परिवार में 4 गो महिला है, आप 10-12 गो पुरुष है, बाहर निकलिएगा कोनो काम के लिए, सब मारे जाइएगा, तो उन 4 गो औरत को देख रेख कौन करेगा, समझ रहे हैं ना, बहुत खतरनाक स्थिति था। चलिए इस प्रकार से देखिए, और इसमें क्या था, प्रतिवर्ष 13 मार्च को इसे शहादत के रूप में मनाया जाता है, 13 मार्च को शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। इससे सिख औरतों के प्रेरणा प्राप्त करती है। सिख जो औरतें थी ना, जानते हैं सिख कितना खतरनाक औरत होती है, सिख की जो औरतें होती है बहुत खतरनाक होती है। वो क्या करती है, मर जाएगी मगर अपनी इज्जत आबरू पर किसी को हाथ नहीं डालने देगी, तो इसीलिए वो सब अपना प्राण भी दे दी थी, है ना। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि औरतों के लिए विभाजन जो था एक श्राप की तरह आया था, एक काल की तरह आया था। इससे अच्छा था कि उसके पूरा भूकंप हो जाता, मर जाती औरतों, तो उतना तकलीफ नहीं होता जितना तकलीफ इसमें हुआ था। विभाजन जो शब्द है आप समझ में आ चुका होगा कि विभाजन कितना खतरनाक शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 8वां नंबर। बंटवारे के सवाल पर कांग्रेस को सोच कैसी बदल ली थी। बंटवारा की जब बात हुआ था तो कांग्रेस अपना सोच कैसे बदल लिया था। देखिए गांधी जी सहित अनेक कांग्रेस नेता मुस्लिम लीग को उसके राष्ट्र विभाजन की मांग छेड़ने के लिए राजी करने में विफल हो गया। गांधी जी चाहे कांग्रेस का अनेक नेता मुस्लिम लीग का जो मांग था कि हमको पाकिस्तान दे दीजिए, हम अलग देश बना कर रहेंगे, उसको कितनों समझाया, कितनों उसको बुझाने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया, मगर गांधी जी प्रयास किए, उसके अनेक नेता लोग प्रयास किए, मगर वो सब बेकार चला गया। ये तो इसी प्रकार था, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस रहे पगुड़ाए। वो जो मुस्लिम लीग था वो भैंसी के समान था। ससुरा एक बार को दिमाग में बैठा लिया था कि हमको अलग होना है, तो बस वो एक ही बात पे जीत पड़ा था कि हमको अलग होना है तो होना है। ससुरा कितनों कुछ समझा रहा था, उसके सामने कुछ फर्क नहीं पड़ता था। महात्मा गांधी भी तो भाई जान लगा दिए मगर कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, है ना। मुस्लिम लीग, दूसरा नंबर पॉइंट है, मुस्लिम लीग ने अधिक मुसलमान आबादी वाले क्षेत्रों को पाकिस्तान के लिए मांग कर कुछ कांग्रेसी के दिमाग में यह विचार उत्पन्न कर दिया था कि शायद कुछ समय बाद गांधी जी देश की एकता को पुनः स्थापित करने में कामयाब हो जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। मुसलमान को यह शौक हो गया कि गांधी जी जिस तरह से प्यार भरी बातें कर लोगों को कहते हैं कि हिंदुस्तान मुसलमान को हिंदू मुसलमान को के साथ में हो जाओ, तो मुस्लिम लीग को यह शौक हो गया था कि कहीं सब मुसलमानों से बात ना मान ले, और ऐसा ना हो कि सब मुसलमान से भी हिंदू के साथ हो जाए तो फिर वही देश हो जाएगा, एक ही लेखा देश हो जाएगा। तो मुस्लिम लीग क्या किया कि ना, हम जितना मुसलमान वाला एरिया सब है सबको हमको दे दीजिए, हमको पाकिस्तान बना के रहेंगे। वो और इस मांग को तेज कर दिया, है ना। मतलब जितना समझाने का काम किया जा रहा था उतने ज़्यादा वो भटने का काम कर रहा था। कुछ कांग्रेसी नेता सत्ता के प्रति ज़्यादा ललायित थे। वे चाहते थे कि चाहे देश का विभाजन हो लेकिन अंग्रेज चले जाए और उसका सत्ता तुरंत मिल जाए। क्योंकि कांग्रेस नेता में भी कुछ ऐसा लालची आदमी सब था, समझ रहे हैं ना, लालची। बाप जन्म को राजा नहीं बनल था, वो सोच रहा था क्या कि हम पहले प्रधानमंत्री बनम तो हम राष्ट्रपति बनम तो हम गृह मंत्री बनम तो हम शिक्षा मंत्री बनम तो वित्त मंत्री बनम। ये सत्ता पाने के लिए सोच रहा क्या किया, तनिक विचार भी नहीं किया कि भाई ये विभाजन जो हो रहा है इसको रोका जाए, इसको नहीं होने दे। वो सोच रहा था क्या कि भले कुछ हो जाए, हटाओ विभाजन हो जाए, अंग्रेज भाग जाए, हम अपना पावर हो जाए, हमको कुर्सी हो जाए, है ना। इस सत्ता के लालच में भी कुछ लोग अंधे हो गए थे। आप समझ सकते हैं कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो बकलोल्हा तो को सोच भी नहीं किया क्या कि भाई हमारा देश किस अवस्था से गुजरेगा। उसी बकलोल्हा के कारण आज जो है ना, कौन बकलोल्हा, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहा हूँ मैं।
उसी बकलोल्हा के कारण आज हमारा देश में जो हमारे जो वीर शहीद है ना, रोज़ के रोज़ शहीद होते हैं। कश्मीर का मामला वहीं अटका के गए होंगे, समझ गए। जब आप उसके जड़ खोदिएगा, जड़ पढ़िएगा तो पता चलेगा कि कांग्रेस का जो मसला, जो कौन थी, जम्मू कश्मीर का जो मामला है वो वहीं अटका के गए होंगे, समझ गए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये बात जो कहवाने के लिए इतना ललाई था कि ये भी भूल गए कि हाँ कि देखो ना विभाजन हो रहा था। बेचारे जानते हैं प्रथम प्रधानमंत्री के लिए कौन नॉमिनेट हुए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल वह शेर थे कि जो पूरा देश को एक करने का काम कर रहे थे, मगर महात्मा गांधी भी कितना समझाने का कोशिश कर रहे थे सबको, बट कुछ लोग जो थे ना, गिने चुने लोग, जिसमें जो पता है ना पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको चाहिए पावर, पैसा, दौलत, कि अंग्रेज भाग जाए, कैसे विभाजन हो जाए, कुछ हो जाए, उसको मतलब नहीं है, बस हमको पावर चाहिए, सत्ता चाहिए। उसी के चक्कर में हो गया ये हाल, समझ रहे हैं। ये बहुत गुड बात बता रहे हैं आपको। मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई करने की धमकी, बंगाल में उसके द्वारा बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे भड़काना, हिंदू महासभा जैसे सांप्रदायिक दल के द्वारा हिंदू राष्ट्र को उठाना और कुछ अंग्रेज अधिकारियों द्वारा यह घोषणा कर दिया जाना कि यदि लीग और कांग्रेस के निर्णय पर नहीं आएगी पहुंचेगी तो अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएंगे। मतलब कि अंग्रेज अधिकारियों द्वारा यह घोषित कर दिया गया कि लीग और कांग्रेस किसी निर्णय पर नहीं पहुंचेंगे तो भी अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएंगे। कांग्रेस नेता यह जानती थी कि 90 वर्ष बीत जाने के बाद भी अंग्रेज अपनी महिलाओं और बच्चों आदि के लिए वे खतरे नहीं उठाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने 1857 के विद्रोह के दौरान ही अनुभव कर लिए थे। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों पर तरीका हमला नहीं हुआ था। आप जब पढ़े हैं ना 1857 का विद्रोह, सिपाही विद्रोह, उसमें अंग्रेजों का भी बहुत हालत ख़राब हुआ था। तो नहीं चाहते थे कि ऐसा का विद्रोह में फिर फंसे, फिर हमारे अंग्रेज सब नहीं चाहता था कि हमारे बेटी बहू पर भी कोई हाथ डाले, कि जो हुआ था पहले 1857 का जो सिपाही विद्रोह हुआ था उसमें। तो इसीलिए वो क्या कहता था कि हम छोड़ के चले जाएंगे, आप जो है ना आप जल्दी जल्दी अपना बंटवारा कर लीजिए और सत्ता संभालिए, हम चले जाएंगे। मुस्लिम लीग की कई अन्य कार्रवाई ने कांग्रेस की सोच में बदल डाला और 1940 ईस्वी के चुनाव में जिन क्षेत्र में मुस्लिम आबादी बहुल थी वहां मुस्लिम लीग की सफलता हुई। मुस्लिम लीग के द्वारा संविधान सभा के बहिष्कार करना, मतलब संविधान सभा में जहां संविधान बनता है वहां उसको बहिष्कार कर दिया, मतलब नहीं मानेंगे हम। अंतरिम सरकार में शामिल नहीं होना, जब सरकार की बात हो रही थी, गठन हो रहा था, उसमें शामिल नहीं हुआ। और जिन्ना के दोहरे राष्ट्र सिद्धांत पर बार बार बल देना कांग्रेस की मानसिकता पर राष्ट्र विभाजन का सार्थक निर्णय बनाने में सहायक रहा। मतलब कांग्रेस जब यहाँ देश में सरकार संविधान बन रहा था तो ये चोट्टा जो है ना मोहम्मद अली जिन्ना वो अलगे खिचड़ी पका रहा था, सोच रहा उसका मन कि हमका खाली पाकिस्तान दे दो। अभी चोट्टा सोच रहा था कि जिन्ना की हम प्रथम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, चोट्टा बनिए गया। चोट्टा उसी के चक्कर में देख रहे हैं इधर कारी प्रधानमंत्री बना, इधर कारी बकलोला बन गया प्रधानमंत्री। ये दोनों बकलोला मिलकर दोनों देश को बर्बाद कर दिया। आपको क्या लगता है हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारा होने से खाली हिंदुस्तान तबाह है, पाकिस्तानों तबाह है? सोच रहा वो भी मरता है, वो तो चिल्लर की भांति मरता है। देखे नहीं थे वो अभिनव, कौन था अभिनव को पकड़ लिया, अभी क्या नाम है इसका, अभिनव को पकड़ लिया था, MiG-21 जो चलाते हैं उनको पकड़ लिया था। देखे थे कि घुस के मारा था पाकिस्तान को, क्या हाल कर दिया था, देखे नहीं थे। अब पहले का देश तो ही ना रह गया भारत की, अब मारेगा तो एक गाल उन्हें कर लेगा। अब दूसरा देश हो गया है, यहाँ पर अब मारेगा तो अब छोड़ेगा नहीं, है ना, घुस के मारेगा। चलिए देखिए, मौखिक इतिहास के फायदे नुकसानों की पड़ताल कीजिए। मौखिक इतिहास की पद्धति से विभाजन के बारे में समझ को किस तरह से विस्तार मिलता है। देखिए, मौखिक इतिहास के फायदे और नुकसान एवं मौखिक इतिहास के पद्धति के विभाजन के बारे में समझने के लिए इसको विस्तार से समझ लीजिए। मौखिक वृत्तांत, संस्करण, डायरिया, पारिवारिक इतिहास और स्वलिखित ब्यौरों के तकसीम बंटवारा के दौरान आम लोगों की कठिनाइयों और मुसीबतों को समझने में सहायता मिलती है। जब कोई आदमी आराम से मौखिक रूप से डायरी लिखता है, आराम से लिखे हुआ अपना डायरी, पर्सनल डायरी लिखा हुआ, तो उसमें पर्सनल बातें लिखता है, तो उस चीज़ों को समझने में हम लोग को सहूलियत होता है। और पर्सनल, जैसे कि कोई बंटवारा के समय में कोई आदमी लिखा हुआ दृश्य कि किस तरह से हमको घेर लिया गया, किस तरह से हमारे बहू बेटियों पर हाथ डाला गया, किस तरह से दुष्कर्म किया गया, उस चीज़ को लिखेगा तो उस चीज़ को हम जल्दी समझ पाएंगे, है कि नहीं। देखिए, लाखों लोग बंटवारे से की पीड़ित एवं मुश्किल दौर की चुनौती के रूप में देखते हैं। बहुत खतरनाक स्थिति था। भारत के विभाजन जो है ना अगस्त 1947 में हुआ था, जानते हैं,
अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। अगस्त 1947 में हमारा देश का बंटवारा हुआ था। देखिए, लाखों लोगों के बंटवारे के पीड़ित और अश्वेत काले दौर को देखा गया। मतलब ये कहा जाता है कि ये काला दौर था भारत के लिए, मतलब एक ग्रहण के समान था जो आया और चला गया ऐसा, और इसमें लाखों लोगों का जान, बेकसूर लोगों का जान चला गया। उनके लिए यह केवल संवैधानिक विभाजन और राजनीतिक पार्टियों का दलगत राजनीतिक मामला नहीं था। मौखिक इतिहास की गवाही देने वाले, सुनाने वाले लोग के लिए यह बदलाव ऐसा वक्त था जिसमें उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। मतलब कि जो लोग आपको यह बताते हैं, किस्सा सुनाते हैं, मौखिक माने क्या, किस्सा सुनाने वाले लोग, वे बताएंगे कि यह जो विभाजन था यह कोई सिंपल विभाजन नहीं था, यह विभाजन नहीं था, एक काल की तरह आया, और एक काल की तरह आया और इस प्रकार आया कि लाखों बेकसूर लोगों का जान लेकर चला गया, है ना। एक ऐसा खतरनाक समय था, एक ऐसा खतरनाक दौर था। 1940 से 50 तक उसके बाद भी जारी रहने वाले इस परिवर्तनों से निपटने के लिए इतिहासकारों को मनोवैज्ञानिक, भावात्मक और सामाजिक संयोजन की आवश्यकता थी। यूरोपीय महाध्वंस की भांति देश को विभाजन के लिए एक राजनीतिक घटना के रूप में देखा जाना चाहिए। अभी तो इस पीड़ा को झेलने वाले लोगों को अनुभव, प्रेक्षण एवं अध्ययन से करना चाहिए। किसी भी घटना का वास्तविक एवं स्मृति अनुभव से भी आकार प्रदान होता है। देखिए, कोई भी घटना अगर घटित होता है, जो अभी विभाजन का दुर्घटना जो घटित हुआ, उसका ब्यौरा क्या आपको लगता है सरकारी दस्तावेज में मिलेगा? सरकार लिखे हुआ कि विभाजन में ये सब हुआ? अरे कोई आदमी ही, कोई व्यक्ति ही नहीं लिखे होंगे। उसी के दस्तावेज से हमको पता चलेगा कि उसमें क्या क्या दर्द था, क्या क्या अनुभूतियाँ थी, वो सब पता चलेगा, है ना। उसकी स्मृतियों से ही हमको पता चलेगा। मौखिक स्रोतों में क्या होता है, व्यक्तिगत स्मृतियाँ महत्वपूर्ण होती हैं। व्यक्तिगत जो कोई आदमी लिखता है उसमें अपना अनुभव लिखता है, अपनी स्मृति मतलब क्या, मेमोरी, अपना माइंड में जो चीज़ आती है उसको विशेष रूप से लिखते हैं आदमी, और उसको जब हम पढ़ते हैं तो उससे हमको पूरा सजीवात्मक वृत्तांत देखने को मिलता है। कोई भी आदमी अपना विशेष रूप से लिखेगा तो सजीव वाला बात लगेगा, है ना। अगला है, मौखिक विवरण अपने आप में नहीं मिलते हैं, उन्हें साक्षात्कार के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। साक्षात्कार से भी लोगों के दर्द, एहसास, सूझबूझ में से काम लेना पड़ता है। यहाँ यह भी मुश्किल आती है कि सभी लोग आप बीती सुनने के लिए तैयार नहीं होते। उदाहरण के लिए, यदि किसी औरत का बलात्कार हुआ है तो इस बारे में वह अपना मुंह कैसे खोल सकती है? बताइए, कोई भी औरत नहीं कर सकती है ऐसा कि अपने बलात्कार के बारे में ही लिखें। ऐसी पीड़ित महिला के साथ सघन और उपयोग किए जाने जानकारी प्राप्त करने के लिए आत्मीय संबंध विकसित करना होगा, और इसके अलावा याददाश्त की समझ आती है। मौखिक इतिहासकार को समझने की वास्तविकता, अनुभवों की बनावटी यादें जाल से बाहर निकलने के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई औरत या कोई, मान लीजिए कोई जेंट्स ही है, उसके बहन के साथ बलात्कार हुआ, उसकी माँ के साथ बलात्कार हुआ, दुष्कर्म हुआ है, तो बताइए क्या वो अपने माँ और बहन के बारे में सही से लिख पाएगा? बोलिए, नहीं लिख पाएगा, कोई भी नहीं लिख पाएगा। कैसे लिख पाएगा? उस दर्द को लिखने से पहले उसकी हाथ ही नहीं टूट जाएगी, उसकी आँख रो रो के नहीं फूल जाएंगे? बताइए, ये कोई भी अपने बहन और माँ के बारे में, दुष्कर्म के बारे में लिख सकता? नहीं लिख सकता। तो आप जरा बताइए, उस चीज़ को लिखेगा नहीं वो, बट इतना लिख देगा कि दुष्कर्म हुआ था, तो आप मानवता के नाते समझ नहीं सकते हैं उस चीज़ को कि किस तरह का दर्द वो अनुभव किया होगा, किस तरह का समस्या उसके साथ आई हुई होगी। समझ सकते हैं? तो इस तरह से आत्मीयता की भावना रख के हम उसको समझ सकते हैं। मतलब उतना दर्दनाक भावना को हम लिखा नहीं जाता, उसको कुछ ऐसे ही समझ सकते हैं हम लोग। अब मानचित्र कार्य है, तो मानचित्र कार्य आप मानचित्र कार्य के पाठ्य पुस्तक के हिसाब से कर लीजिएगा, और शिक्षक के हम बताएंगे क्लास में उसके अनुसार कर लीजिएगा। अभी आप फिलहाल में इसको नोट कर लीजिए। आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।